लालसा बिटिया आवाज जा रही है? आनंद, लालसा या अदर पीपल, कैन यू रिस्पॉन्ड मी? जो चैट बॉक्स बना हुआ है, हियर यू कैन रिस्पॉन्ड मी. गुड इवनिंग सर. Yeah. Now we have Anand bhai, Brajen bhai, Anjali madam, Lalsa ji, Dr. SK ji, Pragya. I hope कि other people will also join. Already I have dropped a message कि I will meet you today at 7:30. ये मैसेज मैंने पहले भी डाला हुआ था. और now we have 8 people. Vinod bhai. I think that Vinod bhai or anyone, you can drop a message in WhatsApp group ki class has started. We can wait 1 or 2 minutes. Yeah, just a few seconds. We can wait. Uh, Now KK Tripathi ji we have. Anand, yes. Okay, good evening, Anand Mohan ji. So now it's in recording position. I don't know कैसे. Yeah, I just want to tell you ki what I have taken today for you. Today I have a beautiful sheet related to, yes, some questions I have that is on literary terms. Just sharing with you PDF file and watch it what I explain. If you find any new point, just to note down. Sharing with you PDF file. I hope it's visible. I hope it's visible. Yes, sir. देखिए इसका जो फॉन्ट है वो आपको हो सकता है कि छोटा नजर आ रहा हो, बट आई वुड लाइक टू से कि आप फॉन्ट पे बहुत ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है. देयर आर 15 क्वेश्चंस. इस 15 क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करूंगा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. हियर आई वांट टू टेल यू वन इम्पोर्टेंट थिंग. ये जितने क्वेश्चंस हैं एक एग्जामिनेशंस में पूछे जा चुके हैं, उसको लेकर के हम बात कर रहे हैं. और जब मैं किसी चीज को एक्सप्लेन करूंगा तो आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि हम चारों ऑप्शन को मोस्ट प्रोबेबली आई विल एक्सप्लेन. सो यू फाइंड कि द पेपर कंटेन्स 50 क्वेश्चंस यहाँ पे लिखा गया है, बट हियर यू फाइंड ओनली 15 क्वेश्चन, नॉट 50 क्वेश्चंस. देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हु रोट प्रीफेस टू शेक्सपियर. सीधे मैं आपको आंसर बताता हूं कि प्रीफेस टू शेक्सपियर वाज रिटन बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन. सो वन का आंसर बी. वन का आंसर बी. आई जस्ट वांट टू टेल यू कि प्रीफेस टू शेक्सपियर is a critical essay written by Dr. Samuel Johnson. In this critical essay, Dr. Samuel Johnson admires William Shakespeare for starting to write a new type of drama that is known as tragicomedy. आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा. प्रीफेस टू शेक्सपियर एक क्रिटिकल एसे है जो किसने लिखा? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने लिखा. और इसमें उन्होंने शेक्सपियर की बहुत तारीफ की है, खासकर किसके लिए? कि उन्होंने एक नए तरह का ड्रामा लिखना शुरू किया, क्योंकि दुनिया में उनसे पहले या तो ड्रामा ट्रेजिडी की शक्ल में आता था या तो कॉमेडी की शक्ल में आता था. लेकिन शेक्सपियर started to write a new type of play that is known as tragicomedy, और जिसका ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है द मर्चेंट ऑफ वेनिस. नंबर 1 पॉइंट. नंबर 2 पॉइंट, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन was an essayist, लेक्सिकोग्राफर. मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा. मैंने वर्ड यूज किया कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन was an essayist,
लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर वह होता है जो डिक्शनरी पर काम करता है। इंग्लिश की पहली डिक्शनरी, द फर्स्ट डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश वाज रिटन बाय डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, इट पब्लिश्ड इन 1755। तो ये सब मैं एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूँ जो आपको, चाहे आप सुन करके तैयार कर ले, चाहे आप नोट करके तैयार कर ले, या अगर आपको लगता है कि जल्दी से नहीं नोट कर पा रहे तो केवल डॉक्टर सैमुअल जॉनसन नाम लिख ले, उसके आगे आप उसके नीचे 1755 इंग्लिश डिक्शनरी, तो बाद में आप सेंटेंस बना लेंगे। बट आपको मैं एक्सप्लेन ये कर रहा हूं कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन was an essayist, लेक्सिकोग्राफर, और लेक्सिकोग्राफर किसको कहा जाता है? वन हु राइट्स डिक्शनरी या वन हु वर्क्स ऑन डिक्शनरी। इंग्लिश का पहला डिक्शनरी अगर किसी ने मार्केट में लाया है तो कौन लाते हैं? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, और उसकी जो डेट है 1755 ईस्वी है। सेकेंड पॉइंट आई वांट टू टेल यू कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन जो है, जिस एज से बिलोंग करते हैं, उस एज को एज ऑफ सेंसिबिलिटी कहा जाता है, या एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन कहा जाता है, या एज ऑफ इनलाइटमेंट कहा जाता है। उसका 3 नाम है: एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, एज ऑफ इनलाइटमेंट एंड एज ऑफ सेंसिबिलिटी। जो इसका डेट है वो कब से कब तक है? जो इसका डेट है 1745 से लेकर 1785 तक। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का जो पीरियड है ये अलेक्जेंडर पोप के बाद आता है। ये जो पीरियड है 1745 से 1785, 1745 से लेकर के 1785 तक, ये पीरियड किसका पीरियड है? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का पीरियड है। इसी पीरियड को 3 नामों से जाना जाता है: एज ऑफ सेंसिबिलिटी, एज ऑफ इनलाइटमेंट और एज ऑफ डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। दूसरा चीज हमें ये ध्यान में रखना है कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन एक बहुत अच्छे, इफ आई यूज द वर्ड, की जर्नलिस्ट भी थे। जर्नलिस्ट क्यों थे? क्योंकि उन्होंने मैगजीन्स और जर्नल्स निकाला है, और उनके द्वारा निकाला गया 2 जर्नल बहुत फेमस है, द आइडलर एंड द रैम्बलर। द आइडलर, IDLER, रैम्बलर RAMBLER, रैम्बलर। ये 2 जर्नल बहुत ही फेमस है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का एक एसे है, वो एसे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो आपका मोस्ट प्रोबेबली LT के सिलेबस में तो मैंने देखा था कि वो ही है, और भी जगहों पे पूछा जाता है। उस एसे का नाम है एपिस्टल टू डॉक्टर अर्बोथनॉट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड एपिस्टल टू डॉक्टर नॉट, perhaps I am just missing, yeah, perhaps an epistle to Dr. Arbuthnot, this was an essay, या इसी नाम से ऐसा कोई पोयम है। थोड़ा मैं अलेक्जेंडर पोप और डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का एक पोयम ऐसी, नहीं सॉरी, अ लेटर टू चेस्टरफील्ड, देखिए ये कंफ्यूजन हो जाता है। उनके जो एसे का नाम है अ लेटर टू चेस्टरफील्ड, CHESTERFIELD, ये उनके एसे का नाम है, अ लेटर टू चेस्टरफील्ड, इट्स द नेम ऑफ द एसे। सो आई जस्ट वांट टू मेंशन हियर 2 सिग्निफिकेंट पॉइंट्स कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने एक एसे लिखा था, और उस एसे का नाम है लेटर, चूंकि वो लेटर की शक्ल में था, और चेस्टरफील्ड उनके पेटन का नाम था। जो पेटन की स्पेलिंग है PATRON, उसका प्रोनाउंसिएशन समटाइम्स वी से पैट्रॉन, लेकिन पैट्रॉन प्रोनाउंसिएशन नहीं होता, दैट्स रॉन्ग, दैट इज पेटन। तो एक पॉइंट ये डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के बारे में आपको ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट, जब आप डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की बात करते हैं कि उन्होंने जर्नल निकाला, जर्नल का क्या नाम था? जर्नल मैंने अभी बताया, उनके जर्नल का नाम था द आइडलर, IDLER, द आइडलर, एंड द, यहां लिख दे रहे हैं द
रैम्बलर, RAMBLER, द आइडलर एंड द रैम्बलर, ये उनके जर्नल का नाम था। डिक्शनरी मैंने आपको बता दिया 1755 में है। उनके एज का नाम मैंने आपको बता दिया, एज ऑफ सेंसिबिलिटी और ऑल दिस थिंग। प्रीफेस टू शेक्सपियर में उन्होंने शेक्सपियर की तारीफ की है ट्रेजी कॉमेडी के लिए, और इसके लिए तारीफ की है कि उन्होंने 3 यूनिटीज के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं किया। जो 3 यूनिटीज का कॉन्सेप्ट है वो किसके द्वारा दिया गया है, वो आपका अरिस्टोटल का या ग्रीक ट्रेजिक ड्रामेटिक, जिसमें यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस और यूनिटी ऑफ एक्शन की बात की जाती है। और उन 3 यूनिटीज में से सबसे इंपॉर्टेंट यूनिटी कौन सी है, यूनिटी ऑफ एक्शन है। आई जस्ट वांट टू टेल यू दीज सिग्निफिकेंट पॉइंट्स कि हमें इन सब चीजों को बहुत डिटेल में चलना है। दूसरा चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इसी क्वेश्चन में एक और ऑप्शन है 1 का ए। ये सारे ऑप्शन और गलत है। पहले मैंने जो आपका ऑप्शन बी जो करेक्ट था उसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। और डॉक्टर सैमुअल जॉनसन को लेकर के एक बात और करना चाहूंगा कि उनके एज को एज ऑफ प्रोज एंड रीजन कहा जाता है। उनके एज को, वो किस एज में आए थे, 18वीं शताब्दी में आए थे। 18वीं शताब्दी को एज ऑफ प्रोज एंड रीजन कहा जाता, REASON। ये जो एज ऑफ प्रोज एंड रीजन है, जो उनके एज को जो कहा गया, ये टाइटल किसने दिया था, मैथ्यू आर्नोल्ड ने दिया था। हु गेव दिस टाइटल, द टाइटल वाज गिवन बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आई वांट टू टेल यू कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के एज की सबसे बड़ी खासियत इंग्लिश की डिक्शनरी का आना। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये आना कि इंग्लिश क्रिटिसिज्म बहुत हाई लेवल पे पहुंचता है। तीसरा चीज ये होता है कि उनके एज में जर्नल्स, पीरियोडिकल एसे, ये सब चीजें बहुत हाईलाइट होती है। और उनका जो एज है गोल्डन एज ऑफ प्रोज है। उनके एज को किसके लिए याद किया जाता है, गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश प्रोज। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ GOLDEN, गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश प्रोज। उनका जो एज है किसके लिए फेमस है, गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश प्रोज। इंग्लिश प्रोज में जोनाथन स्विफ्ट एक बड़ा नाम है। इसके अलावा और भी लोग आए हैं जो खुद डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का, तो ये सारा चीज आप देखते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि उनके एज में 4 व्हील्स ऑफ द नॉवेल का कॉन्सेप्ट आता है। किसका कॉन्सेप्ट आता है, 4 व्हील्स ऑफ द नॉवेल। तो एक पॉइंट आपको ये भी ध्यान में रखना कि डॉक्टर सैमुअल जॉनसन के एज में एक और कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है 4 व्हील्स ऑफ द नॉवेल। ये सारी चीजें आती है। तो ये सारे क्वेश्चन सब इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत जितने भी एग्जामिनेशन उन सबके लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें ऐसा नहीं है कि किसी एक के लिए इंपॉर्टेंट है और उसके लिए नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा चीज है कि अब इस ऑप्शन में कुछ और वर्ड्स दिए गए हैं, मैं थोड़ा सा उसको भी एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जब आप बेन जॉनसन की बात करते हैं तो आपको ध्यान में रखना चाहिए कि बेन जॉनसन जो है जैकोबियन एज से आते हैं। जैकोबियन एज का जो टाइम है वो 1603 से 1625 का समय है। उस समय जेम्स फर्स्ट राजा थे। जैकोबियन एज में जब बेन जॉनसन आते हैं तो वो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर के लिए फेमस है। वो पहले लॉरिएट पोएट थे। उनका प्ले एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, एवरी मैन आउट ऑफ ह्यूमर, उनका प्ले सिजेनस है, उनका प्ले कैटलीन है, उनका प्ले वालपोन है, उनका प्ले एल्केमिस्ट है। और जो कैवालियर पोएट्स थे वो बेन जॉनसन के फॉलोवर थे। और कैवालियर पोएट्स अपने आप को सन ऑफ बेन के नाम से जानते थे कि मेरे पिताश्री, नॉट पितामह, मेरे पिताश्री जो है बेन जॉनसन है, मैं उनका फॉलोवर हूं। और उनको क्या कहते थे, सन ऑफ बेन के नाम से जानते थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो किससे जुड़ा हुआ है, बेन जॉनसन से जुड़ा हुआ है। उसी में एक और ऑप्शन है जॉन ड्राइडेन। जॉन ड्राइडेन रेस्टोरेशन एज के पोएट हैं। रेस्टोरेशन एज की जो डेट है 1660 से लेकर 1700 ईस्वी तक है। उस एज के जो राजा थे चार्ल्स सेकेंड थे। जॉन ड्राइडेन जो है पहले ऑफिशियल पोएट बनते हैं। देखिए मैंने 2 शब्द यूज किया। बेन जॉनसन के लिए मैंने वर्ड यूज किया फर्स्ट लॉरिएट पोएट, और जॉन ड्राइडेन के लिए मैंने वर्ड यूज किया फर्स्ट ऑफिशियल पोएट। लॉरिएट और ऑफिशियल में अंतर है। ऑफिशियल पोएट वह पोएट होता है जिसको
खुद किंग अपनी चॉइस से ये डिसाइड करता है कि ही विल बी माई लाउरिएट पोएट, या ही विल बी माई ऑफिशियल पोएट, या ही विल लिव इन माई कोर्ट, और जो मैं कहूंगा उस हिसाब से उन चीजों को लिखेंगे। तो उसमें किसी का नॉमिनेशन नहीं होता, वो किंग की चॉइस होती है। तो किंग की चॉइस पर 1668 ईस्वी में जॉन ड्राइडेन को क्या बनाया गया था? जॉन ड्राइडेन को आपका ऑफिशियल पोएट बनाया गया था। जॉन ड्राइडेन का जो समय है वो हीरोइक ट्रेजेडी के लिए फेमस है, जिसको रेस्टोरेशन ट्रेजेडी कहा जाता है। वो जो है कॉमेडी ऑफ मैनर के लिए या रेस्टोरेशन कॉमेडी के लिए फेमस है, सटायर के लिए फेमस है, आयरनी के लिए फेमस है, हीरोइक कपलेट के लिए फेमस है, कोर्टली मैनर के लिए फेमस है। और जो क्लासिकल लिटरेरी प्रिंसिपल्स थे, जो उसके जो तरीके थे लिखने का, वो पोइट्री में लाया गया। और इनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है पोइट्री में, वो है एब्सॉलम एंड एचिटोफेल, जो 1681 में पब्लिश होता है। ये बात किससे रिलेटेड थी? जॉन ड्राइडेन से रिलेटेड थी। तीसरा पॉइंट है आपका टी.एस. एलियट का। टी.एस. एलियट मॉडर्न एज के पोएट है। मॉडर्न एज का जो डेट है 1901 से लेकर 1945 ईस्वी तक। कुछ क्रिटिक्स 50 तक भी ले जाते हैं, लेकिन 45 तक इसलिए माना जाता है कि द्वितीय विश्व युद्ध 45 में खत्म हुआ था। उसके बाद जो है जीवन में बहुत तेजी के साथ बदलाव आया, और वहां से लोग कहते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म शुरू हो जाता है। 1901 की डेट इसलिए ली गई कि क्वीन विक्टोरिया 1901 ईस्वी में मर जाती है। उनके मौत के साथ ही ये कहा जाता है विक्टोरियन एज खत्म हो गया। जो आपके टी.एस. एलियट है, बॉर्न अमेरिकन पोएट है। 1888 में इनका अमेरिका में इनकी पैदाइश हुई है। 1965 में इंग्लैंड में इनकी मौत हुई है। ये अमेरिका छोड़ करके 1914 ईस्वी में इंग्लैंड चले आए थे, और 1987 में इनको इंग्लैंड की नागरिकता मिल गई। और 1948 में इनको नोबेल प्राइज मिलता है। ये पोएट के रूप में फेमस है, क्रिटिक के रूप में फेमस है, और ड्रामेटिस्ट के रूप में फेमस है। इवन इनको क्रेडिट दिया जाता है कि ही रिवाइव्ड मॉडर्न पोइट्री, ही रिवाइव्ड मॉडर्न ड्रामा, स्पेशली पोएटिक ड्रामा को इन्होंने रिवाइव किया था। आई जस्ट वांट टू शेयर विद यू कि नोबेल लाउरिएट है, मतलब नोबेल इनको मिला हुआ है 1948 में। 1888 में जन्म हुआ, 1965 में मौत हुई है। इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है द वेस्ट लैंड, जो 1922 में आता है। 5 सेक्शंस में है और 433 लाइनों में है। उसकी पहली लाइन है अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। अब मैं आपका फीडबैक लेना चाह रहा हूँ। आप ये सोच रहे हैं कि सर ने एक क्वेश्चन को उठा लिया और उसी पे ही सारी गाथा जो है, जैसे लग रहा है कि रफ़ी के दर्द भरे नगमे हो, हमें सुना रहे हैं। तो मैं आपका फीडबैक लेना चाहता हूँ कि क्या मैं इसी पैटर्न पे एक्सप्लेन करूँ जहाँ जरूरत हो, या आप बोर हो रहे हो, मैं थोड़ी थोड़ी बातें करके क्वेश्चन के आगे बढ़ूँ। जस्ट क्विक रिस्पांस आप दीजिए, बहुत ज्यादा समय ना लगाए क्योंकि क्वेश्चन है मुझे। सर इसी पैटर्न को अपनाइए सर, बेस्ट पैटर्न से। ओके ओके ओके। इवन अदर पीपल कैन ड्रॉप मैसेज इन चैट बॉक्स। अगर वो अनम्यूट नहीं कर पा रहे, दे कैन ड्रॉप मैसेज इन चैट बॉक्स कि व्हाट डू दे वांट। हेलो, या गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग। सर यही मेथड ठीक है सर, सभी को एक्सप्लेन हो रहा है एक बार में, सारे जो राइटर्स हैं वो एक्सप्लेन हो जा रहा है सर। ओके 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 कैरी ऑन, ठीक है। नाउ गॉट कैरी ऑन। ओके नाउ यू सी व्हाट, नाउ यू सी कि हम लोगों ने जो अभी लिया हुआ था उसमें ये था कि ये क्वेश्चन को हमने लिया था, दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। और उस क्वेश्चन में हम लोगों ने एक्सप्लेन किया, या उस पर हम लोगों ने बातें की है कि क्या हो सकता है। और उसमें जो आंसर था फर्स्ट का बी आंसर था, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, वो मैंने कर दिया। दूसरा क्वेश्चन है विच फ्रेज इज क्लोजली एसोसिएटेड टू टोपोग्राफिकल पोइट्री। वह कौन सी जो है फ्रेज है जो कि टोपोग्राफिकल पोइट्री से एसोसिएटेड है। अगर आपको याद होगा, मैंने अभी लिटरेरी टर्म्स पढ़ाया था और सीधे मैं इस पे चल रहा हूँ। ये जो रिलेटेड है, ये लोकल कलर से रिलेटेड है। टोपोग्राफिकल पोइट्री में आंसर बी है, लोकल कलर से। किससे रिलेटेड है? लोकल कलर।
टोपोग्राफिकल का मतलब ये होता है कि लोकल स्तर पर, जैसे आपका फॉक कल्चर है या आपकी अपनी मिट्टी से, आपके अपने गांव की मिट्टी से उपजा हुआ जो वहाँ का संगीत है, जो वहाँ का आप कह सकते हैं कल्चर है, जो वहाँ की आबो हवा है, उसको लेकर के व्हेन यू कंपोज पोयम, व्हेन यू राइट पोयम, दैट पोयम इज नोन एज टोपोग्राफिकल पोइट्री। इसीलिए उसका नाम लोकल कलर होता है। स्पेशली इन अवध प्रांत, अगर अवध प्रांत में आप देखेंगे तो वहाँ कजरी है, वहाँ बिरहा है, वहाँ, या अगर इधर बुंदेलखंड एरिया का आल्हा हो गया, या सावन के महीने में आपने देखा होगा कि जब वेन प्लांट्स आप वेन प्लांट्स, या यू कैन से कि जो नर्सरी होती है, नर्सरी ऑफ उसका राइस का, जब उसको प्लांट किया जाता है तो इन ग्रुप गांव में खेतों में जो है औरतें जो है जो उसका नर्सरी को का उसका लगाती है राइस का, इन ग्रुप दे सिंग कोरल सॉन्ग, स्पेशली कजरी के रूप में, या जब सावन का मौसम आता है तो वहां पर भी। तो वो जो पोयम्स है जिसमें जो है आप कह सकते हैं टोपोग्राफिकल एलिमेंट है, लोकल कलर को लेकर के बात की जाती है। तो जो टोपोग्राफिकल है वो किससे रिलेटेड है? लोकल कलर से रिलेटेड है। यहाँ के और जो ऑप्शन है उसमें ऐसा कोई शब्द नहीं, वो क्रिएट किया गया, वो कोई वर्ड नहीं है जो कि टर्म से रिलेटेड हो जिससे मैं बात करूं। कंट्री हाउस पोयम वो है जो विलेज एरिया को लेके बात करता है। डिस्क्रिप्टिव मेडिटेटिव लिरिक वो है जिसमें डिस्क्रिप्शन को लेकर के प्रायोरिटी दी जाती है। तो दीज थिंग्स वी फाइंड। नाउ यू फाइंड कि क्वेश्चन नंबर 3 है कैटास्ट्रॉफ इज रिलेटेड। जो कैटास्ट्रॉफ है 3 का ए, कैटास्ट्रॉफ इज रिलेटेड टू ट्रेजिडी। जब जो है एक संकट की स्थिति ट्रेजिडी में आती है तो उस पार्टिकुलर चीज को क्या कहा जाता है? उस पार्टिकुलर चीज को कैटास्ट्रॉफ कहा जाता है। और कॉमेडी में यही चीज डिनाउमेंट के नाम से जाना जाता है। यहां मैं लिख दे रहा हूं DENOUMENT। इन कॉमेडी इट इज नोन एज denouement, DENOUMENT। in comedy it is known as denouement, but in ट्रेजिडी, जो ट्रेजिडी है उसमें वह किसके नाम से जाना जाता है? कैटास्ट्रॉफ के नाम से जाना जाता है। जो आप कह सकते हैं कि जब ड्रामा का एक क्लाइमैक्स होता है और उसके बाद संकट की स्थिति, डाउनफॉल की स्थिति आती है, वो चीजें। तो इसका मतलब जो डिनाउमेंट है वो भी एंड में होता है, वो कॉमेडी के एंड में होता है। जो कैटास्ट्रॉफ है वो जो है ट्रेजिडी के एंड में होता है। तो एक टर्म है जो आपको बस समझना है। ट्रेजी कॉमेडी, अभी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था कि ट्रेजी कॉमेडी जो है इट्स अ टाइप ऑफ ड्रामा विच वाज स्टार्टेड बाय हु? बाय विलियम शेक्सपियर, फॉर एग्जांपल द मर्चेंट ऑफ वेनिस। एंड फॉर such type of plays William Shakespeare was admired by Dr. Samuel Johnson in his critical essay preface to Shakespeare। जो आपका पहला क्वेश्चन है वह उससे रिलेटेड रहा है। फिर उसके बाद आपका आ रहा है कि डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स हाइदर टू अननोन टू द हीरो। कह रहे कि जो डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स है, जो हाइदर टू अननोन है, किसके द्वारा? जो है हीरो के द्वारा। दैट इज नो डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स हाइदर टू अननोन, दैट इज व्हाट हाइदर टू अननोन बाय द हीरो। अगर आपको याद होगा कि ये सारे शब्द आपने सुना, पेरीपिटिया you have heard anagnorisis, you have heard hymarsia, you have heard hubris। so discovery of facts, वह जो फैक्ट्स है जिसे आप कहते हैं दैट इज व्हाट की डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स, दैट इज व्हाट हाइदर टू अननोन टू द हीरो ऑफ ट्रेजेडी। आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि ये जब चीजें आप सुनते हैं, मैं यहाँ पे चारों चीजों को एक्सप्लेन करूंगा, बट व्हाट डू यू मीन? आपका इससे क्या मतलब? आप इसको किस शब्द में डिफाइन करना चाहेंगे? बिकॉज यू ऑल हैव रेड ड्रामा, आपको वो चीज पता है। हाउ वुड यू लाइक टू डिफाइन डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स हाइदर टू अननोन टू द हीरो ऑफ ट्रेजेडी? इज इट पेरीपिटिया? इज इट एनाग्नोरिसिस? इज इट hymarsia? या is it hubris? There are some things which I would like to explain.
When you talk about हाइमार्सिया, जब आप 4 के सी में आते हैं, ये उसका आंसर नहीं, मैं शब्द को एक्सप्लेन कर रहा हूं। हाइमार्सिया का मतलब होता है ट्रेजिक फ्ला। हाइमार्सिया मीन्स व्हाट? हाइमार्सिया मीन्स ट्रेजिक फ्ला। ट्रेजिक फ्ला का मतलब ये होता है कि किसी भी कैरेक्टर में, किसी भी प्रोटेगनिस्ट में कुछ फ्ला होता। फ्ला माने कमजोरी, जो उसका ट्रेजिक एंड कराता, जो उसकी मृत्यु का कारण बनता है। जैसे मैकबेथ की कमजोरी क्या है? इविल एम्बिशन है, नंबर 1 पॉइंट। इसका मतलब कि यह अननोन फैक्ट नहीं, यह नोन फैक्ट है। अगर मेरे अंदर कोई कमजोरी तो आई नो, तो ये हाइमार्सिया जो है वो चीज नहीं है। उसके बाद जो है आपका वर्ड आता है ह्यूब्रिस। जो वर्ड ह्यूब्रिस है, वह ह्यूब्रिस कोई चीज अलग से नहीं है। ह्यूब्रिस जो है एक तरह का जो है क्या है कि हाइमार्सिया का ही एक दूसरा रूप है। जो ह्यूब्रिस होता है उसमें जो है क्या होता है? डिसओबेइंग ऑफ डिवाइन वार्निंग। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। जब कोई प्रोटेगनिस्ट, कोई एंटागोनिस्ट या कोई विलेन जो है किसी सुपर पावर का, ईश्वर की द्वारा की गई भविष्यवाणी को नजरअंदाज करता है, तो उसकी वजह से जो उसका पतन होता है, वो चीज क्या कहा जाता है? दैट इज नोन एज hubris. Perhaps someone wants to say something now. अब उसके बाद वर्ड आता है क्या? उसके बाद वर्ड आता है पेरीपीटिया। दिस पेरीपीटिया इज व्हाट? दिस पेरीपीटिया इज रिवर्सल ऑफ सडन फॉर्च्यून। आपका जो है जिधर से आपकी चीजें चल रही है, जैसे एक सही डायरेक्शन में आपका भाग्य चल रहा था, लेकिन अचानक आपका भाग करवट लेता है और आपके साथ बुरा होने लगता है, उस सिचुएशन को क्या कहा जाता है? तो उस सिचुएशन को दैट इज व्हाट? दैट इज पेरीपीटिया। बचा कौन सा शब्द? बचा आपका एनाग्नोरिसिस। इट मींस दैट कि when you say about what? when you say about की discovery of facts either to unknown to the hero of tragedy, this is what? This is anagnorisis. ANAGNORISIS. Now you see question number, सॉरी ये को ऑप्शन वहां पे लग गया। तो you find it 4 में, 4 में here is what? inaugurals। 5 में a sudden reversal in the fortune। अभी मैंने बताया था कि जब आपका फॉर्च्यून बेहतर चल रहा हो, लेकिन अचानक जो है क्या होता है, उसमें डिजास्टर आ जाता है, या वो दूसरे में भी हो जाता है। दिस इज व्हाट? दैट इज पेरीपीटिया। दिस पेरीपीटिया इज व्हाट? दिस पेरीपीटिया इज सडन रिवर्सल ऑफ फॉर्च्यून। मींस यू आर अ लकी बंदा, यू आर अ लकी वन, यू आर वेरी क्लोज टू, या यू आर वेरी नियर टू गॉड। लेकिन होता क्या है कि सब कुछ सही चल रहा, आपने बुरा नहीं किया, फिर भी कभी कभार किसी की लाइफ में सब कुछ सही चलते हुए भी बुरा हो जाता है। वो जो सिचुएशन होती है, दैट सिचुएशन इज नॉट व्हाट? दैट सिचुएशन इज नॉट पेरीपीटिया। नाउ यू सी क्वेश्चन नंबर 6। क्योंकि और सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी गई, उसमें ऐसा कुछ नहीं है। एक वर्ड आ रहा है इसमें कैथारसिस। जैसे जो 5 है, 5 का जो सी है उसमें कैथारसिस। कैथारसिस मींस परगेशन, प्यूरिफिकेशन और इमोशनल वॉश। सर एक बार आप एनाग्नोसिस को एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। या आई वाज जस्ट सेइंग कि जो एनाग्नोसिस है, इट्स अ टर्म which is related to what? Which is related to such unknown fact, such unknown facts जो कि हीरो के उसके पतन का कारण बनता। अननोन फैक्ट्स, अननोन फैक्ट जिसमें उन्होंने क्या कहा? डिस्कवरी ऑफ फैक्ट्स। जब हीरो को ये पता चलता है, वह अचानक उसको पता चलता है कि मेरे अब जो है मेरे पतन का कारण क्या है, या क्यों ऐसा हो रहा है। दैट पार्टिकुलर सिचुएशन इज व्हाट? एनाग्नोसिस। Now you find what? कि
मेरी पीटी आपको समझ में आ गया? रिवर्सल ऑफ द फॉर्च्यून इन द फॉर्च्यून। नाउ यू फाइंड क्वेश्चन नंबर 6, विच ट्रेजेडी वाज रिटेन टू रिसाइट रादर देन एक्टेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वो कौन सी ट्रेजेडी है जो कि जो है क्या की गई है, जो लिखी गई है रिसाइट करने के लिए, ना कि जो है एक्ट करने के लिए। दिस इज व्हाट, दिस इज द सेनेका ट्रेजेडी। जो सेनेका ट्रेजेडी है उसमें म्यूजिक का बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। तो जो सेनेका ट्रेजेडी है, इट इज रिटन फॉर व्हाट, इट इज रिटन टू रिसाइट। रिसाइट का मतलब गुनगुनाने के लिए लिखी गई, क्योंकि उसमें म्यूजिक का यूज किया जाता है, ना कि किसके लिए लिखी गई है, एक्टेड के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु रोट डेथ ऑफ अ सेल्समैन। 7 में जो ए है आर्थर मिलर, उसके बाद जो केलर, लैरी केलर, क्रिस मिलर। इसमें जो 7 का ए है ये करेक्ट आंसर है। आर्थर मिलर वॉज एन अमेरिकन ड्रामेटिस्ट। जो आर्थर मिलर थे ये अमेरिकन ड्रामेटिस्ट थे, जिन्होंने एक ड्रामा लिखा और उस ड्रामा का क्या नाम है, डेथ ऑफ अ सेल्समैन। ये पीजीटी में पूछा जा चुका है। ये जो ड्रामा है मॉडर्न ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है, और इसके जो कैरेक्टर है, अगला क्वेश्चन उसी से जुड़ा हुआ है। और इन्होंने एक और ड्रामा लिखा था जिसका नाम है ऑल माई सन्स। और जो ऑल माई सन्स है वो सब उसके कैरेक्टर्स हैं। कौन कौन से उसके कैरेक्टर्स, जो अदर कैरेक्टर्स है, जो केलर, लैरी केलर, क्रिस केलर, वो सब उसके कैरेक्टर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, विलो लोमैन इज अ प्रोटेगोनिस्ट इन द प्ले। विलो लोमैन ये भी पूछा जा चुका है। विलो लोमैन प्रोटेगोनिस्ट है किस प्ले में, डेथ ऑफ अ सेल्समैन। 8 का ए। तो जो 7 है जो 8 है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, ये चीज आपको समझना है। कैसे रिलेटेड है, एक में आथर को लेकर के बात की गई है, एक में जो है किसको लेकर के बात की गई है, कैरेक्टर को या प्रोटेगोनिस्ट को लेकर के बात की गई है। The plot of tragedy most effectively evokes। जो प्लॉट ऑफ ट्रेजेडी है उसमें से क्या चीज आती है, पिटी और मर्सी आती है, पिटी एंड फियर आता है, पिटी एंड ब्लड आता है, या पिटी एंड डिप्रेशन आता है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, कई बार आपको पढ़े हुए, आप खुद बताएंगे। या जब ट्रेजेडी होती है, ग्रीक ट्रेजेडी आपको पढ़े हुए कि ग्रीक ट्रेजेडी का जब आप पढ़ते हैं, देखते हैं, तो उसमें एक कॉन्सेप्ट है पिटी एंड फियर का कॉन्सेप्ट है। तो इसमें द प्लॉट ऑफ ट्रेजेडी में क्या चीज उभर करके आती है, पिटी एंड फियर। 9 का बी है। कैसे आता है इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जैसे अगर जो है कोई कैरेक्टर है जो बहुत सज्जन है, वो कुछ बुरा नहीं कर रहा है, लेकिन अगर उसके जीवन में बुरा हो रहा है, तब उस कैरेक्टर को देख करके आपको, आपका इंसान होने के नाते आपकी उसके प्रति सिंपैथी जगती है, मतलब दया की भावना उत्पन्न होती है, जिसको पिटी कहा जाता है। लेकिन जब वो उसका दुख, उसका दर्द क्लाइमैक्स पे पहुंचता है, मतलब वो बहुत उसके साथ बुरा होता है, तब आप उसकी जगह अपने आप को पाते हैं, और आपके अंदर एक फियर उत्पन्न होता है कि ये इतना अच्छा इंसान, अच्छा बंदा था, फिर भी इसके साथ इतना बुरा हो रहा है, तो इंसान होने के नाते मैं भी अनलकी हो सकता हूँ और मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। यह कॉन्सेप्ट क्या है, पिटी और फियर। पिटी और फियर किससे रिलेटेड होता है, किसके हृदय में उत्पन्न होता है, दर्शक के हृदय में उत्पन्न होता है। कब उत्पन्न होता है, जब कोई मासूम बंदा, जब कोई अच्छा बंदा अपने जीवन में बहुत संघर्ष करता है। एक एग्जांपल मैं आपको दूं, आपने एक मूवी देखी है, मैंने हर क्वेश्चन मुझे याद है, मतलब हर क्लास में मैंने बात करता हूँ, बागमा मूवी। उस मूवी में अमिताभ बच्चन ने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन बच्चों ने उनको क्या किया, हेमा मालिनी से अलग कर दिया, यानी उनकी वाइफ से अलग कर दिया। जब वो गीत चलता, तू यहाँ मैं वहां जिंदगी है कौन, मोस्ट प्रोबेबली दोज वर इन द सिनेमा हॉल, दे स्टार्टेड टू सॉबिंग, या उनका चेहरा ऐसा बन गया था। तो अमिताभ वाज नॉट रॉन्ग, बट ही वाज अनलकी, बिकॉज उनका बच्चे उनको छोड़ दिए, उस तरह का नहीं ध्यान दिए। वो जो सिचुएशन वहां पे उत्पन्न हुई, दर्शक उस सीन को देख करके दर्शक में जो भावना उत्पन्न हुई, वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, पिटी और फियर का कॉन्सेप्ट है।
क्वेश्चन नंबर 10 है, वन कॉमन फॉर्म ऑफ हाइमार्सिया इन ग्रीक ट्रेजेडी इज। जो वन कॉमन फॉर्म है हाइमार्सिया का, अभी मैंने आपको बता दूं, ऊपर मैंने एक्सप्लेन किया था, हाइमार्सिया का जो दूसरा नाम है वह क्या है, वह ह्यूब्रिस है। इसमें ऑप्शन आप देखिएगा बहुत कॉमन, ह्यूब्रिड, पहला ए है ह्यूब्रिड, गलत है। इसमें कौन सा सही है, ह्यूब्रिस, बी सही है, HUBRIS। वन कॉमन फॉर्म ऑफ हाइमार्सिया, हाइमार्सिया का जो दूसरा उससे जुड़ता हुआ है वह क्या है, ह्यूब्रिस है। ह्यूब्रिस में और हाइमार्सिया में अंतर क्या है, जो हाइमार्सिया है, जो हाइमार्सिया है वो आपका क्या है, हाइमार्सिया इज अ ट्रेजिक फ्लॉ। जब कोई किसी कैरेक्टर में कोई वीक पॉइंट होता है तो उसके वीक पॉइंट की वजह से जब उसका पतन होता है तो दैट इज नोन एज हाइमार्सिया। लेकिन वही हाइमार्सिया एक दूसरे रूप में आता है जब कोई एंटागोनिस्ट, कोई बैड एलिमेंट, कोई बैड कैरेक्टर डिवाइन वार्निंग को डिसोबे करता है। जैसे कंस का एग्जांपल दिया जाता है कि ईश्वर ने कहा, जब कंस जो है वासुदेव और देवकी को कारागार में ले जा रहे थे, तभी ईश्वर द्वारा भविष्यवाणी हुई कि तुम इनकी 8वीं संतान के द्वारा मारे जाओगे, फिर भी उन्होंने उस बात को नजरअंदाज कर दिया। तो जो कंस का पतन हुआ वो हाइमार्सिया नहीं है, वो क्या है, ह्यूब्रिस है, वो जो है ह्यूब्रिस है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो है, जो हमें ध्यान में रखना चाहिए, जिसको मैंने एक्सप्लेन किया था। हाइमार्सिया मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, हाइमार्सिया को इंग्लिश में ट्रेजिक फ्लॉ कहा जाता है। और ट्रेजिक फ्लॉ का क्या मतलब होता है, ट्रेजिक फ्लॉ का मतलब ये होता है कि आप में या किसी कैरेक्टर में, मैंने बताया मैकबेथ को ले सकते हैं, हैमलेट को ले सकते हैं, किंग लियर को भी ले सकते हैं, ओथेलो में, इन सब में हाइमार्सिया रहा। इनका कोई वीक पॉइंट था जिसकी वजह से उनका पतन हुआ। जैसे मैकबेथ का पतन उसके ओवर एम्बिशन की वजह से, हैमलेट का पतन डिले इन एक्शन जिसको प्रोकास्टिनेशन कहा जाता है, किंग लियर का पतन क्रीडुलस, बहुत ज्यादा विश्वास करने की वजह से, और आपका जो है ओथेलो का पतन जो है उसके जेलस नेचर या उस सब में या डाउट करने की वजह से होता है। दिस थिंग्स वी फाइंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, इनमें से कौन सा एक इनकरेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 में है ब्लैंक वर्ड्स, एक क्वेश्चन ब्लैंक वर्ड से रिलेटेड। ब्लैंक वर्ड्स इज अनराइम्ड फॉर्म ऑफ वर्ड्स, बिल्कुल सही है, ब्लैंक वर्ड्स अनराइम्ड फॉर्म होता है। इट हैज आयाम्बिक पेंटामीटर, बिल्कुल सही है, इसमें आयाम्बिक पेंटामीटर होता है, और आयाम्बिक पेंटामीटर मींस 5 फीट और 10 सिलेबल, बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो शब्द आयाम्बिक आया हुआ, ये भी एग्जामिनेशन पूछा जा चुका है, मैं इसको बता दूं। आयाम्बिक मीटर वह मीटर होता है जिसमें पहला सिलेबल अनस्ट्रेस होगा और अगला सिलेबल स्ट्रेस होगा। फिर से मैं बता दूं, आयाम्बिक मीटर वह मीटर होता है जिसमें पहला सिलेबल अनस्ट्रेस होता है और दूसरा स्ट्रेस्ड होता है, ये चीज। फिर उसके बाद है कि सी है, इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाई हेनरी होवर्ड अल्लाफ सरे। इसको सबसे पहले हेनरी होवर्ड अल्लाफ सरे ने इंट्रोड्यूस किया। इन ट्रांसलेटिंग वर्जिल्स एनीड, वर्जिल्स के एनीड में, बिल्कुल सही है। जो ब्लैंक वर्ड्स है उसका सबसे पहली बार यूज जो है हेनरी होवर्ड अल्लाफ सरे ने किया। किसमें किया, वर्जिल का जो लिटरेरी वर्क एनीड है उसकी बुक 2 और 4 को उन्होंने ट्रांसलेट किया हुआ था, उसमें उन्होंने इसको यूज किया। फिर उसके बाद है इट वाज एन आइडियल मीटर इन एलिजाबेथन एज, यह एलिजाबेथन एज का आइडियल मीटर था, बेशक। यह जैकोबियन एज का भी आइडियल मीटर था, बेशक। एज ऑफ सेंसिबिलिटी एंड प्यूरिटन एज, यहाँ पे गलत है, एज ऑफ सेंसिबिलिटी एंड प्यूरिटन एज। एक चीज आप ये समझिएगा कि एज ऑफ सेंसिबिलिटी में जो आपका हीरोइक कपलेट का यूज किया गया है तो गलत क्या है, कुछ हद तक सही है, लेकिन इसमें आपको ये चीज आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि वो जो ऑप्शन दिया जा रहा है वो सही में ऑप्शन है कि ब्लैंक वर्ड्स का यूज एलिजाबेथन एज में विलियम शेक्सपियर, एडमंड स्पेंसर ने उसका किया है, जैकोबियन एज में जो है इन्होंने किया हुआ है, बेन जॉनसन ने, और उसी समय एज ऑफ सेंसिबिलिटी जो आती है यहाँ पे उतना ज्यादा ब्लैंक वर्ड्स का यूज नहीं था। हाँ, प्यूरिटन एज में जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन के लिए किया हुआ है, तो वो ऑप्शन पूरा कंप्लीट गलत नहीं, लेकिन एज ऑफ सेंसिबिलिटी वहां से आपको डिलीट करना पड़ेगा। जो गलत आंसर है वो है ई, पैराडाइज लॉस्ट एंड पैराडाइज रिगेन्ड
वर रिटेन इन हीरोइक कपलेट, ये गलत है। पैराडाइज लास्ट और पैराडाइज रिगेन हीरोइक कपलेट में नहीं लिखा गया बल्कि ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया। ये आपको भी पता, हम सबको पता है कि इट वाज रिटेन इन ब्लैंक वर्ड। पैराडाइज लास्ट एंड पैराडाइज रिगेन इट वाज रिटेन इन ब्लैंक वर्ड्स। तो ये चीजें आपको क्लियर हो गई है कि जो ब्लैंक वर्ड्स होता है वो अनराइम्ड होता है। अनराइम्ड होता है, उसमें राइमिंग पैटर्न नहीं होता। किस मीटर में होता है? आयाम्बिक पेंटामीटर में होता है। आयाम्बिक पेंटामीटर कौन सा होता है? वह मीटर जिसका पहला सिलेबल स्ट्रेस्ड और दूसरा सिलेबल अनस्ट्रेस्ड। उसमें कितना फीट होगा? 5 फीट होगा और 10 सिलेबल होगा। इट वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड हेनरी होवर्ड अल्लाफ सरे, बात सही है। कब किसमें यूज किया गया था? वर्जिल का जो एपिक है जो 1540 ईस्वी में बुक सेकंड और बुक 4 का उन्होंने ट्रांसलेशन किया, उसमें पहली बार इसका यूज किया गया। यह आइडियल मीटर था एलिजाबेथन एज का, जैकोबियन एज का। एज ऑफ सेंसिबिलिटी की जगह रोमांटिक एज आना चाहिए था। रोमांटिक एज और प्यूरिटन एज सही है। पैराडाइज लास्ट और पैराडाइज रिगेन हीरोइक कपलेट में ना होकर के ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 12 है विच वर्क इज नॉट रिटन इन हीरोइक कपलेट, इनमें से कौन सा वर्क हीरोइक कपलेट में नहीं लिखा गया? 12 का ए। द प्रील्यूड हीरोइक कपलेट में नहीं लिखा गया। द प्रील्यूड जो है ऑटोबायोग्राफिकल एपिक है विलियम वर्ड्सवर्थ का, 1805 में लिखा गया, 1850 ईस्वी में पब्लिश हुआ। और यह किस में लिखा गया? ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया, हीरोइक कपलेट में नहीं लिखा गया है। बाकी रेप ऑफ द लॉक मॉक एपिक है। किसका एपिक है मॉक एपिक? अलेक्जेंडर पोप का। यह आपका हीरोइक कपलेट में लिखा गया। एलजी रिटेन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, यह आपका एलजी है। किसका है? टॉमस ग्रे का है, 1751 में। यह जो है रन ऑन हीरोइक कपलेट में लिखा गया, 4 लाइन्स स्टैंजा। माई लास्ट डचेस भी रन ऑन हीरोइक कपलेट में लिखा गया है। और माई लास्ट डचेस ड्रामेटिक मोनोलॉग है। किसका? रॉबर्ट ब्राउनिंग का। क्वेश्चन नंबर 13 है विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री वर्ड्स, इनमें से कौन सा फ्री वर्ड्स का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है? इट इज आल्सो नोन एज ओपन फॉर्म, एक सही बात है कि फ्री वर्ड्स का दूसरा नाम क्या है? ओपन फॉर्म है। ये बात सही है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फ्री वर्ड्स का जो दूसरा नाम है वो क्या है? ओपन फॉर्म। फिर उसके बाद है इन फ्रेंच, इसको फ्रांच में है, इन फ्रेंच होना चाहिए बी वाला। इन फ्रेंच इट इज कॉल्ड वर्ड्स लिब्रा, फ्रेंच में इसको वर्ड्स लिब्रा कहा जाता है, ये बात भी सही है। इट हैज इररेगुलर मीटर, राइम पैटर्न, स्टैंजा एंड रिदम, इसका जो मीटर है जो राइम पैटर्न है ये सब इररेगुलर होता है, सही है। इट वाज फर्स्ट यूज्ड बाय वॉल्ट व्हिटमैन इन लीव्स ऑफ ग्रास, ये भी सही है। इट वॉज एन आइडियल मीटर ऑफ रोमांटिक एज, ये गलत है। रोमांटिक एज का आइडियल मीटर या आइडियल वर्ड्स फॉर्म आपका ब्लैंक वर्ड्स था। और जो फ्री वर्ड्स है यह आइडियल मीटर मॉडर्न एज का रहा, एम से मॉडर्न, ए से एज। जो फ्री वर्ड्स है ये आपका मॉडर्न एज का रहा है। नाउ यू सी क्वेश्चन नंबर 14 विच इज वर्ड्स पैराग्राफ। वर्ड्स पैराग्राफ भी मैं पढ़ा चुका हूँ लिटरेरी टर्म में। वर्ड्स पैराग्राफ, तो इसका मतलब कि जो 13 है, 13 का कौन सा गलत था? इट वाज एन आइडियल मीटर ऑफ रोमांटिक एज, इसकी जगह मॉडर्न एज होना चाहिए। 14 में है कि व्हाट इज वर्ड्स पैराग्राफ, मेजर डिवीजन ऑफ ब्लैंक वर्ड्स, मेजर डिवीजन ऑफ फ्री वर्ड्स, मेजर डिवीजन ऑफ हीरोइक कपलेट, नन ऑफ दीज। 14 का ए। वर्ड्स पैराग्राफ उसको कहा जाता है जब जो है कोई पोयम या कोई चीज ब्लैंक वर्ड्स में लिखी गई है और उसमें से कुछ लाइनें एक पूरे अलग स्टैंजा के रूप में काम करती है, तो उतना हिस्सा किसके नाम से कहा जाता है? मेजर डिवीजन ऑफ ब्लैंक वर्ड्स। और ये चीज किसमें पाया जाता है? ब्लैंक वर्ड्स में। तो हमेशा ध्यान में रखना है कि वर्ड्स पैराग्राफ इज एसोसिएटेड विद ब्लैंक वर्ड्स। वर्ड्स पैराग्राफ और किसी दूसरी चीज से एसोसिएटेड नहीं, बल्कि किससे एसोसिएटेड है? ब्लैंक वर्ड से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेस्ट लैंड इज रिटन इन विच फॉर्म। वेस्ट लैंड किस में लिखा गया? वर्ड्स फॉर्म में, ब्लैंक वर्ड्स में, फ्री वर्ड्स में, हीरोइक कपलेट में। वेस्ट लैंड की ज्यादातर लाइनें ब्लैंक वर्ड्स में है और कहीं कहीं पे उसमें फ्री वर्ड्स भी आया हुआ है। इसलिए जो आपको यूज करना, वो क्या यूज करना है कि ब्लैंक वर्ड्स में है। एम एच एब्राम्स ने जब ब्लैंक वर्ड्स लिखते हैं तो ब्लैंक वर्ड्स में क्लियर रूप से उन्होंने द वेस्ट लैंड का एग्जांपल दिया ताकि कोई कंफ्यूजन न हो
कि मॉडर्न एज में भी ब्लैंक वर्ड्स का कुछ हद तक यूज होता रहा, और उस एज का जो एक इम्पोर्टेंट वर्क है द वेस्ट लैंड, जो मॉडर्न एपिक के नाम से जाना जाता है, जिसमें 433 लाइनें हैं और किसके द्वारा लिखी गई है, टी.एस. एलियट के द्वारा, और ये 1922 में पब्लिश हुई थी, 5 कैंटोज में है। इसका पहला लाइन है अप्रैल इज द क्रूलेस्ट मंथ, और जो आपका पहला सेक्शन है द बरियल ऑफ द डेड करके, या ये मिसिंग हियर कि पहला सेक्शन उसका क्या है, तो वो जो रहा है उसमें जो है उसको ये सारी चीजें रही है। तो इस तरह से टुडे आई हैव डन व्हाट, टुडे आई हैव डन दीज 15 क्वेश्चन, और ये कहने के लिए कि 15 क्वेश्चन है, लेकिन आप इसमें देखते हैं कि बहुत सारी चीजें इसमें रही है जो हम लोगों ने एक्सप्लेन किया। एंड आई विल कम टुमारो विद सम अदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो लेकर के हम, अगर मैंने बताया ना कि जितना भी वीडियो टीचमेंट ऐप पे अवेलेबल है, if you watch those videos and if you go with my test series, तो ये टेस्ट सीरीज उस सारे टॉपिक को कवर कर रहा है जो कि एक ब्रॉड वे में पूछा जाता है। लेकिन बस इतना है कि आप इस टेस्ट सीरीज को कितना बेहतरीन ढंग से कर रहे हैं, क्योंकि जो टीजीटी पीजीटी का जो क्वेश्चन पूछा जो जाता है, जो नेचर है, इट हैज बीन कम्प्लीटली चेंज। उसमें यही सब आएगा कि हर फैक्ट आपको पता होना चाहिए। अगर सारे फैक्ट क्लियर नहीं है, अब पेरीपीटिया, हाइमार्सिया, ह्यूब्रिस, डिनाउमेंट, कैटास्ट्रॉफ, ये सब वर्ड अगर हमारा क्लियर नहीं है तो हम कर नहीं पाएंगे, इसलिए ये सब चीजें रही हैं। एंड नाउ इट्स योर टाइम, आई जस्ट वांट टू नो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस सेशन, हाउ डू यू फील, बिकॉज सम न्यू पीपल हैव ज्वाइंड, जो हमारे पुराने लोग रहे हैं, मैं उससे ज़्यादा वो सारे लोग तो वाकिफ़ हैं। नाउ वी हैव शिवानी, शादाब पहले से भी रहे हैं, ब्रजेंद्र हैं, अंजलि मैडम पहले से, प्रवीण हैज ज्वाइंड, के त्रिपाठी जी हैं, राघवेंद्र, विनोद, संजय, प्रीति, कंचन मैडम पहले से, प्रज्ञा, डॉक्टर यस के। सो आई जस्ट वांट टू नो कि हाउ डू यू फील, या do you want to say anything about this class, especially Sanjay has joined here. If you want to say something, if you have any opinion, if you have any suggestion, you can just say. uh, and the other people, they can send their feedback in ग्रुप, वहां पर भी आप अपना जो है ग्रुप में भेज सकते हैं अगर आपका कोई सजेशन है, हाउ डू यू फील, या डू यू वांट टू नीड समथिंग एक्स्ट्रा। इफ एनीवन वांट्स टू से समथिंग, अगर कोई कुछ कहना चाहता तो अनलॉक कर सकता है, अदरवाइज आई हैव टू कंक्लूड हियर। You can just drop message in chat box also. Okay, I think I have to conclude here. Pragya, no sir, thank you. It means that I have to adopt this pattern, I have to carry it. Okay, I will meet you tomorrow. If you have any suggestion, you can just drop message in chat box. Yeah, and how do you feel this class? You can give your feedback. You can give your feedback. Okay.